प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राठौड़ मैथमेटिक्स पॉइंट पे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन है 6 की पावर n, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या है। तो 6 की पावर n का जो अंतिम अंक होगा वो शून्य पर समाप्त होगा, यानी इसका अंतिम अंक क्या होगा, शून्य होगा। ये आपको प्रूव करके दिखाना है, समझे। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। समझ लीजिए पहले सवाल, मतलब समझते हैं। 6 के पावर n है, ठीक है ना, और दे रखा है कि n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या n के लिए n आपका प्राकृत है, तो प्राकृत जानते हैं कहां शुरू होता है, 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, इस तरह होगा ना। तो 6 के पावर n, आप देखिए यदि n का मान 1 लीजिएगा तो इसका मान कितना आ गया, 6 आ गया। यदि n का मान 2 लेते हैं, 6 के पावर 2, 6 गुना 6 कितना आएगा, 36 आएगा। यहां देखिए इकाई अंक क्या है, यहाँ 6 है ना। यदि 6 का पावर कितना 3 लेते हैं तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, ये गुना कीजिए, 6 छक्के होता है 216। तो यहां भी इकाई अंक क्या देखते हैं आप, इसका इकाई अंक 6 है। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि आप जांच करें, जांच करके दिखाएं कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n, यानी 6 के पावर, यानी कोई भी प्राकृत संख्या जब देते हैं तो उसका अंतिम अंक शून्य होता है, ये आपको दिखाना है। तो पहले आप समझ लीजिए किस संख्या का अंतिम अंक शून्य होगा, उसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले यह समझ लीजिए, लिख लेते हैं। जिस संख्या जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, यानी उसमें 2 और 5 हो, तो उस संख्या का इकाई अंक जो होगी, लास्ट वाला अंक जो होगा वह शून्य होगा, वो शून्य पर ही समाप्त होगा। यानी उसका अंतिम अंक, अंतिम संख्या क्या होगा, शून्य होगा, समझे। उसका अंतिम अंक क्या होगा, शून्य होगा। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। इस तरह बोर्ड में भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन पूछे तो आपको, ठीक है। इस तरह लिखिएगा ना तो काफी अच्छा मार्क देगा। तो देखिए, तो यहां 6 के पावर n है, तो आप लिखिएगा 6 के पावर n इक्वल टू क्या होगा, इससे हम तोड़ लेते हैं। तो 6 को जो गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुना क्या होगा, 3 होगा। 2 3 6 होता है, इसका पावर क्या है, इसका पावर n है। इसे लिखिएगा इस तरह, 2 का पावर n हो जाएगा गुना 3 का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब यहां देखिए आप, ये अद्वितीय गुणनखंड है, यानी 5 का गुणनखंड होगा क्या, आपको शून्य प्राप्त करना है लास्ट में। इसके लिए गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। क्या 5 आप, क्या 5 जो है, 5 ये 5 जो है 6 का गुणनखंड हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। होगा, नहीं होगा। लिखिएगा 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं हो सकता है।
अतः 6 के पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, समझे, किसी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। काफी शॉर्ट बना है। 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं हो सकता है। ये 6 का जो गुणनखंड किए हैं तो 2 और 3 के अलावा इसका 5 गुणनखंड नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अतः 6 के पावर n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है। शून्य पर तब यह समाप्त होता है जब इसके गुणनखंड में क्या होता है, 2 3 के अतिरिक्त क्या होता है, 5 भी होता है। ये 3 से कोई दिक्कत ना है, 3 रहेगा चलेगा, लेकिन यहाँ यदि 5 होता, 2 तो है ही है, तब इसका अंतिम अंक क्या होता है, यहाँ शून्य होता। लेकिन यहाँ देखिए 2 है, 3 भी है और यहाँ 5 नहीं है। यहाँ 5 चाहिए हमको, 5 चाहिए। 5 रहता कोई भी संख्या रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां 2 और 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 2 और 5 रहेगा तब जाके ही उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, शून्य होगा, उस शून्य पे समाप्त होगी, समझे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये पसंद आए तो जरूर आप लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। आपको व्याख्या करना है कि ये जो संख्या दिया है और यहां जो संख्या है यह भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। आप बताइए कि भाज्य संख्या क्यों है। तो आप भाज्य संख्या जरूर जानते होइएगा, पहले भाज्य एक बार समझ लीजिए, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, ठीक है ना, भाज्य संख्या पहले एक बार समझ लीजिए, भाज्य संख्या क्या होती है। वैसी संख्या जो स्वयं से 1 से तो कटे ही, इसके अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी कटे, स्वयं और 1 के अलावा किसी दूसरे संख्या से कटे, वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। जो संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त दूसरी संख्या से कटे वो संख्या भाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। जैसे देखिए 4 भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्योंकि देखिए खुद से भी कटता है, कट गया ना। देखिए 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 4 का 4 होगा, और इसके अतिरिक्त देखिए दूसरा संख्या नहीं 2 से भी कटता है, 2 दूना 4, ये भाज्य संख्या है। 4 क्या है, भाज्य, समझे। पहले भाज्य समझ लीजिए। तो आपको यही दिखाना है कि ये जो संख्या दिया है यहाँ 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 जो है, ये आप दिखाइए, व्याख्या कीजिए कि आपका ये भाज्य संख्या है, ठीक है। पूछता है क्यों, आप बताइए इसे भाज्य कैसे है। तो एक चीज आपको और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाज्य संख्या को हमेशा हम अभाज्य की गुणनखंड में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, अभाज्य की गुणनखंड में, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में आया होगा अभाज्य क्या होता है, ये भी समझ लीजिए एक बार। अभाज्य क्या होता है, जो संख्या 1 और स्वयं से कटती है, इसके अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है, वो अभाज्य संख्या होता है। जो 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, वो अभाज्य होती है, ठीक है। जैसे देखिए 2 है, 1 से कटेगा, खुद से भी कटेगा, इसके अलावा ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ये अभाज्य संख्या है। यहां देखिए 4 था, इस 4 को लिखेंगे ना 2 गुना 2,
ये 4 है भाज, 4 क्या है, भाज है ना। लेकिन यहाँ 2 क्या है, अभाज है। 2 क्या है, अभाज है। क्या है, अभाज है ना, भाज, सुनिए अभाज है। तो आपने क्या देखा, भाज का जो गुणनखंड होता है वो हमेशा अभाज के रूप में होता है। किस रूप में होता है, अभाज के रूप में। तो यदि इस संख्या को हम अभाज के रूप में तोड़ देंगे, यानी क्या है, यह भाज है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतना समझाया, ठीक है ना, इसे आप बनाइएगा नहीं, ये समझा रहे थे, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं, माना इतना को ए मान लेते, ठीक है ना। माना ए इक्वल टू 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 तथा बी इक्वल टू मान लेते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक है, इतना मान लिए। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते, ठीक है ना। इतना मान लिए, देखिए ए इक्वल टू मान चुके, कितना मान चुके हैं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। यहां देखिए 13 यहां भी दिख रहा है, यहां प्लस है, 13 यहां भी है। 13 को आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुना 11 गुना यहाँ 1 बचेगा ना, अब प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे तोड़ लीजिए, 13 11 को 7 से गुना कीजिएगा, 11 सत्ते कितना, 77 होता है। इसको 1 से करेंगे 77 होगा। 77 को क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़िएगा, तो 13 गुना 77 आई कितना होता है, 78 होता है ना। अब देखिए जो 78 है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग अब तोड़ लेते हैं, ठीक है। 78 क्या करेंगे, तोड़ लेते हैं, गुणनखंड कर लें। आपको ज्यादा दिक्कत हो तो गुणनखंड ऐसे 2 से लगाइए, कितना होगा, 2 तिया 6 उतर गया 1 39, फिर लगाइए 3 से, 13 तिया 39, क्या हो गया, 13 गुना 13 था, है 2 गुना 3 गुना 13। इस 78 के बदले में लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 13 लिखेंगे। अब यहां पर देखें आप, अभी आपको मैंने भाज और अभाज समझाया है। 13 देखिए अभाज संख्या है, 1 से कटेगा खुद से कटेगा, 2 भी अभाज है, 1 से कटेगा खुद से कटेगा, 3 भी अभाज है, और 13 तो बताइए दे अभाज है ना। यहाँ पे सभी अभाज संख्या है, और आपको मैंने यहां समझाया कि भाज को हमेशा अभाज की गुणनखंड में लिखा जाता है। तो ये जो अभाज संख्या है ना, अभाज संख्या की गुणनफल के रूप में लिखा गया है। तो इसीलिए इसको जो गुणा कीजिएगा तो कुछ मिलेगा ना, एक संख्या, उसी को ना ए माने हैं, जिसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसीलिए वह भाज संख्या, क्या होगा, वह भाज संख्या। तो आप लिखे चूंकि इस संख्या को हम ए मान चुके हैं, इसका कुछ ना कुछ मान निकलेगा ना, इसी को ना ए माने हैं। चूंकि ए अभाज गुणनखंडों का गुणनफल है, चूंकि ए अभाज गुणनखंडों का क्या है, गुणनफल है ना, अभाज गुणनखंडों का गुणनफल है। अतः यह एक भाज संख्या, क्या है ये, भाज संख्या, समझे। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए b इक्वल टू क्या दिया है, दूसरा है, पुनः लिख लीजिए, क्या है, b इक्वल टू कितना है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 दिया है ना। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसको आपको दिखाना है। यहां देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ बीच, यहाँ प्लस है, इधर 5 है और यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना यहाँ 1 बच जाएगा, कॉमन लिए, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तो ही है, प्लस 1 आएगा ना, 5 कॉमन लिए हैं इसलिए। तो इसे चलिए गुना कर लेते हैं, गुना कीजिएगा, इसको आप गुना कर लीजिएगा ना, 7 6 के 42 होता है,
और 42 हो गया, 4 तिया 12 दूना 24, और 24 को 1 से करेंगे 24 से होगा, तो 42 को जब 24 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 1008। कितना होगा? 1008 होगा। प्लस कितना है? 1 है ना। लिखिएगा 5 गुना क्या होगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 1009 हो जाएगा ना, 1009 हो गया। देखिए ये संख्या जो 1009 है ये भी किसी संख्या से नहीं कटेगा, एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी, समझे। तो इसीलिए आप लिखिएगा, चूंकि बी जो है आपका, ये बी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है ना। अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या है ये? भाज्य संख्या है, समझे। इस तरह बना लीजिएगा।